नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से टॉपिक सारीचू रिवर के बारे में। फिर उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम डेजर्ट 921 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बैड बैंक्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है सारीचू रिवर के बारे में। कहाँ पर है सारीचू रिवर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में आई है? क्योंकि इस रिवर के अपर साइड में क्या हो रहा है, चाइना के द्वारा एक पूरे के पूरे टाउन को, एक पूरे विलेज को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अगस्त 2019 की इन तस्वीरों को, यहाँ पर आपको एक भी विलेज दिखाई नहीं देगा, एक भी हाउस दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और रिसेंटली नवंबर 2020 में ये सैटेलाइट इमेजेस ली गई, वहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर क्या किया गया है, चाइना के द्वारा कंस्ट्रक्शन वगैरह किए गए हैं। ठीक है, इसी कारण ये पूरा एरिया न्यूज़ में आया है। तो इस रिवर को आपको याद रखना है, कहाँ पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में आती है ये? तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर आती है। ठीक है, साउथ ऑफ मैकमोहन लाइन, आपको पता होगा जो लाइन चाइना और इंडिया को डिवाइड करती है अरुणाचल प्रदेश की साइड में, उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, उसके नीचे आती है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है डेजर्ट 921 से। क्या है डेजर्ट 9? तो देखिए ये बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स इनके बीच में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, रिसेंटली इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो कहाँ पर हुआ है? एयरफोर्स स्टेशन ऑफ जोधपुर, वहाँ पर इसको रिसेंट एडिशन इसका कंडक्ट कराया गया। ऑलराइट, ठीक है। अब बाकी की बेसिक चीज़ें हैं कि क्यों एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्यों कैरी किया जाती हैं, ताकि मल्टीपल कॉरपोरेशन वगैरह बढ़ सके, टेररिज्म से फाइट करने के लिए दोनों कंट्रीज़ को हेल्प मिले। कभी ज़रूरत पड़ती है दोनों कंट्रीज़ को साथ में मिलकर ऑपरेशन चलाने की, तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो एयरफोर्स है उनकी ट्यूनिंग अच्छी रहे। ये सारे बेसिक रीज़न हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, हर एक्सरसाइज के सेम ही रीजंस रहते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, जो रिसेंटली आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए गई है। ठीक है, क्यों ये न्यूज़ में आया? क्योंकि जैसे ही इसके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को रिलीज़ किया गया, फर्स्ट डे में यानी कि पहले ही दिन इसके 65% सब्सक्रिप्शन लिया गया। ठीक है ना, यानी कि 65 जो शेयर इशू किया गया था उसका 65% पर बिडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, इसके पहले भी रेलवे को प्राइवेटाइज करने के लिए जो इंडियन रेलवे कैटरिंग है उस एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसे भी क्या किया गया था? आईपीओ के लिए भेजा गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2019 में, वहां पर भी उस पर बिडिंग हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की गई है इंडियन रेलवे की रिसेंटली, ये 2021 की फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। ठीक है, कितना अमाउंट रेज करने की बात की जा रही? तो देखिए जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसके टोटल 13.6% स्टेक कंपनीज के क्या किए जाएंगे? ऑफलोड किए जाएंगे, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए भेजे जाएंगे। इतने स्टेक्स पर बिडिंग होगी यानी कि बोली लगेगी। ऑलराइट, उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसा अंदाजा है कि इससे 3243 करोड़ रुपये के अराउंड गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उनके पास इतना रिटर्न्स आएंगे। एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जा रही है? ताकि क्या किया जा सके? फ्रेश इशू टू बूस्ट इस कैपिटल बेस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है, यानी कि ये जो कंपनी है इस समय थोड़े से लॉस में चल रही है, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेलवे कॉर्पोरेशन, तो इसको क्या किया जा सके? कैपिटल वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। ये जो पैसा आएगा इससे गेन होगा, वो पैसा वापस इसी कंपनी को दे दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इस कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सब्सिडरी है किसकी? इंडियन रेलवे की। ऑलराइट, इंडियन रेलवे का ही एक पार्ट है फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो उसके मार्केट बोरोइंग को टैकल करता है। ठीक है, अगर कभी भी कोई मार्केट बोरोइंग से रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो उसको कौन देखता है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे के। ठीक है, उसके बाद इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया था।
इसके बाद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को डिस्कस करते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती क्या है। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, आपके पास कोई कंपनी है, आप उसके मालिक हैं, आप क्या करते हो, आपको क्या करना है, आपको फंड रेस करना है अपनी कंपनी के लिए। अभी आपकी कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, थोड़े से आपके पास फंड्स नहीं है अपनी कंपनी को आगे चलाने के लिए। तो आप क्या करोगे, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को मार्केट में बेच दोगे। आप बोलोगे कि इतने % आप मेरी कंपनी का शेयर ले लीजिए, इसके बदले मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए। तो वही होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है ना, जो उनके सिक्योरिटीज होती है, उसको फर्स्ट टाइम जब आप बेचते हो तो अब उसे क्या बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना। ये जो सेलिंग होती है, बाइंग होती है, सेलिंग और बाइंग होती है, ये प्राइमरी मार्केट में होती है, ठीक है ना। जब फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में रखा जाता है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जब एक बार आपके शेयर्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, उसके बाद क्या करता है, जिस व्यक्ति ने आपके कंपनी के शेयर्स को खरीदा वो दोबारा से आपके शेयर्स को बेचना चाहता है, दोबारा से मार्केट में रख देता है, ठीक है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, तब उसे हम सेकेंडरी मार्केट में बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब आपके जो शेयर्स होंगे वो सेकेंडरी मार्केट में उनकी ट्रेडिंग होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं बैड बैंक्स के बारे में। क्या होते हैं बैड बैंक्स और क्यों ये न्यूज़ में आया। सबसे पहले तो वाई दे आर इन न्यूज़। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने एग्री किया है कि हम बैड बैंक्स को क्रिएट करने के लिए एक गाइडलाइंस वगैरह तैयार करेंगे, ठीक है। अब बैड बैंक्स होते क्या हैं इसको समझना ज़रूरी है। देखिए बैड बैंक्स ना एक्चुअल में कोई बैंक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर जाकर आप क्रेडिट वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से आप लोन वगैरह नहीं ले सकते, अपने मनी वगैरह को यहाँ पर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में ये बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है तो ये इन्वॉल्व कौन सी एक्टिविटीज़ में होते हैं। अगर किसी बैंक का बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया है, एनपीए के बारे में आपको नॉलेज होगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट, अगर बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग असेट किसी बैंक का हो गया है तब वहाँ पर बैड बैंक्स अपना रोल निभाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई के पास क्या है, एनपीए है ढेर सारा, 100 रुपीज़ का एनपीए है एसबीआई के पास। तो ये जो 100 रुपीज़ का एनपीए है ये कौन खरीद लेगा, ये बैड बैंक्स खरीद लेंगे, ठीक है। और ये जो जितना भी लोन था एसबीआई का 100 रुपये का, ये बैड बैंक उसको 100 रुपीज़ वापस कर देंगे, इसका लोन ये बैड बैंक्स खरीद लेंगे, ठीक है। तो बैड बैंक्स का क्या काम होता है, ये उन बैंक्स की हेल्प करते हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम बैड बैंक जो क्रिएट किया गया था वो यूएसए के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था मेलन बैंक, ठीक है। कब किया गया था, तो 1988 में किया गया था। इसके बाद और भी अदर कंट्रीज़ में इसको अडॉप्ट किया गया इसी प्रकार के प्रोविजंस को, ठीक है। चलिए इसके बाद इंडिया में अभी बैड बैंक्स को क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो इकोनॉमी रिकवर करनी है हमें। देखिए पैंडेमिक के कारण क्या हुआ है, बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि जो बैड लोन होगा यानी कि जो एनपीए होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डील करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिज़्म होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट भी क्या करना चाहती है, बैंक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहती है कि जल्द से जल्द बैंक क्या कर पाएँ, अपने एनपीए की समस्या को दूर कर लें, ठीक है। फिर फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनपीए जो है वो 13.5% की रेट से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक और केवी कामत कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था एनपीए की समस्या को डील करने के लिए। उन्होंने भी बताया है कि कोविड-19 के बाद क्या होगा, ये जो डेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा बैंक्स का, ठीक है। उसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, खास करके पावर, स्टील, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या देश में आने वाली है और उससे डील करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, बैड बैंक्स की ज़रूरत है, ठीक है। और एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी बन गया, यानी कि इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी सेट हो गया। बहुत सारी कंपनीज़ ने पहले ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डील करने के लिए बैड बैंक्स को इस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है। अब रही बात आती है कि एनपीए जो है वो क्यों आता है, वाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑकर, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं
तो कंपनी क्या करती है, कुछ लोग बैंक्स क्या करते हैं, कंपनीज को लोन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल विजय माल्या को लोन दे दिया, ठीक है। अब विजय माल्या उस लोन को वापस नहीं कर पा रहा है बैंक को, तो ये क्या बन जाएगा, ये नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाएगा बैंक का, ठीक है। क्यों ये क्रिएट होते हैं, तो सबसे पहले बैड लैंडिंग फैसिलिटीज़। बैंक्स क्या करते हैं, ऐसी कंपनीज को लोन दे देते हैं जो कंपनी रिपे नहीं कर पाती है बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना कोई स्टडी किए। सच एज किंगफिशर को लोन दे दिया मैंने, अब किंगफिशर तो डूबती हुई कंपनी है, वो लोन मुझे किस प्रकार से वापस करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैड लैंडिंग प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद कंपटीशन, बैंक्स क्या करते हैं, आपस में ही कंपटीशन करते हैं। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ही compete कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा लोन देगा, एसबीआई ज़्यादा लोन देगा या फिर पंजाब नेशनल बैंक ज़्यादा लोन देगा। इसके कारण भी क्या होता है, ये लोग फॉल्टी मेजर्स को अपनाते हैं और उसके कारण भी एनपीए की समस्या देश में बढ़ती है। फिर इंक्रीमेंटल कंपोनेंट्स, जैसे कि बैंक्स क्या करते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट में ही कोई समस्या है बैंक के, ठीक है, उसके कारण भी एनपीए की समस्या देखने को मिलती है हमें। कोई क्राइसिस वगैरह आ जाता है, ठीक है ना, बैंकिंग सेक्टर सच एज कोविड-19 का समस्या आ गई, ठीक है, इस प्रकार का कोई क्राइसिस वगैरह देखने को मिला जिसके कारण बैंक्स जो हैं, कंपनीज जो हैं अपना लोन वापस नहीं कर पा रही हैं। और ओवरहैंग्स कंपोनेंट्स, यानी कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कहीं पर क्या आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी फार्मर ने लोन लिया है, ठीक है, और क्या आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, ठीक है ना, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर रेनफॉल हो जाती है, उसके कारण उसकी जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाती हैं और वो अपना लोन वापस नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब बैड बैंक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। सबसे पहले मोबिलाइजिंग कैपिटल, इतना सारा जो एनपीए है सरकार उसको किस प्रकार से मोबिलाइज करेगी। बैड बैंक्स आपने क्रिएट कर दिए, ये क्या करेंगे, लोन्स वगैरह को परचेज कर लेंगे, उसके बाद क्या, ठीक है, लोन वगैरह को परचेज करने के बाद क्या होगा, ठीक है ना, इतना सारा कैपिटल को कैसे मोबिलाइज किया जाएगा, इसकी समस्या देश के पास अभी भी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद नॉट एड्रेसिंग द अंडरलाइंग इशू, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये टेम्पररी मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बैड बैंक्स को क्रिएट करना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है, एक टेम्पररी मेजर है, ठीक है। सरकार क्या कर रही है, अभी भी मेजर इश्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ऑलराइट। प्रोविजनल इशू टैकलिंग थ्रू रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है, इसके कारण भी समस्या हमें देखने को मिलती हैं। क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 years हैज़ इन्फ्यूज्ड नियरली 2.6 लाख करोड़ इन बैंक थ्रू रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है। एनपीए की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, ये पहले से ही है, और सरकार पिछले कई सालों से क्या कर रहा है, बैंक्स को दोबारा बार बार पैसे दे रहा है, रिकैपिटलाइज कर रहा है उन्हें, ठीक है ना, उन्हें किसी तरह बचाए हुए रखा हुआ है, ठीक है। दोज हु oppose the concept of bad banks hold that the government has on its part recapitalized the banks to compensate for the writes off and hence there is no need for the bad bank. ऑलराइट, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, खुद की तरफ से बैंक्स को रिकैपिटलाइज कर देती है, दोबारा बैंक्स को पैसे भेज देती है, तो अलग से बैड बैंक्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है, ठीक है। फिर मार्केट रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, ठीक है, प्राइस डिस्कवरी विच नॉट हैपन, ठीक है, अगेन वही वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, प्राइस डिस्कवरी आप कैसे करोगे, ये जो लोन वगैरह आपने लिया है इनको आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। फिर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने ये बात कही थी कि मोरल हैज़ार्ड, अगर आप बार बार बैंक्स के एनपीए को सॉल्व करते रहोगे तो बैंक्स के पास क्या आ जाएगा, बैंक्स रेकलेस लैंडिंग जो प्रैक्टिस वो लोग करते हैं वो लोग कंटिन्यूसली जारी रखेंगे, उनको कोई लेसन लर्न नहीं होगा, तो आप बार बार बैंक्स की हेल्प करना बंद कर दो, ठीक है। रघुराम राजन का ये कहना था। इसके पहले क्या किया गया था, पहले भी मई 2020 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा ये बोला गया था कि एनपीए की समस्या को डील करने के लिए गवर्नमेंट और बैंक मिलकर साथ में आएंगे और बैड बैंक्स को क्रिएट करेंगे, पहले भी बोला जा चुका है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और एक्टिविटीज़ भी पास्ट में हुई हैं, सच एज पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, बहुत पॉपुलर है पारा के नाम से, ये भी क्या करती है, एनपीएस को परचेज कर लेती है इंडियन बैंक से, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।